वेलकम स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी तरह से कंबाइन किए जाते हैं, उनके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को सीखेंगे। हम सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में जब इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ता है, करंट डिवीजन रूल क्या होता है। ये सारी बातें सीखने के बाद हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर क्लैरिटी की तरफ हम वर्कआउट करेंगे। देखिए 10th क्लास तक सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन जो आपने पढ़ा था वो 10th क्लास तक बेसिक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता था। जब रजिस्टर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाए, देखिएगा ध्यान से, है ना, हमने मान लो ये रजिस्टर लिया, ठीक है, पहला रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर चेक करना कौन सा है, R2 है, तीसरा रजिस्टर है R3। इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। यहां पर हमने एक सेल लगाया। अच्छा, सेल लगाने पर देखो ध्यान से, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। भाई सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल, बेसिकली ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर है मतलब क्या है भाई, रजिस्टर है मतलब कंडक्टर है, रजिस्टर है मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो कंडक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कंडक्टर की डेफिनेशन हमने सीखी थी, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे कंडक्टर कहा जाता है। तो देखो ये ए बी कुल मिला के 3 अलग अलग तरह के कंडक्टर से अटैच्ड है। अब समझना हमने क्या किया, हमने सेल या बैटरी लगाया। तो सेल या बैटरी लगाने पर ऐसा समझिएगा, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, मतलब यहां पर एक समझिए पॉजिटिव प्लेट और यहां पे समझिए एक नेगेटिव प्लेट है। अच्छा, आप और हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। यह बात आप और हम जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सीखा भी था। अच्छा, कंडक्टर कंटेन व्हाट, बोलेगा कंडक्टर कंटेन व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। सो फोर्स विल बिकम चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चेक करके बताइएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और मैं फिलहाल इसे प्लस आई मतलब राइट डायरेक्शन में बता रहा हूं। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं फोर्स स्मॉल ई कैपिटल ई माइनस आई कैप। मतलब ये हुआ फील्ड है राइट साइड, फील्ड है राइट साइड, फील्ड है अलोंग एक्स, बट फोर्स है लेफ्ट साइड। तो भाई इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू फील्ड मोशन करेंगे, या हम कह सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव पार्टिकल, जब भी नेगेटिव पार्टिकल को कहां रखा जाता है, अरे भाई जब भी नेगेटिव पार्टिकल को फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स कहां लगता है, उस पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो देखो फील्ड है राइट, ये है लेफ्ट, तो अपोजिट है या सेम है, भाई फील्ड है राइट, फोर्स है लेफ्ट, तो अपोजिट है या सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब यहां पर कंडक्टर में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए से बी, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन है बी टू ए। अच्छा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या माना जाता है, करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माना जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो के। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में करंट होगा, बराबर है। तो यहां करंट फ्लो होगा इस तरफ, तो करंट हम ये कह सकते हैं यहां से फ्लो होता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, करंट यहां पर आई, यहां पर और यहां पर। तो बताइए R1 R2 R3, भाई R1 R2 R3 तीनों में करंट सेम है या डिफरेंट है, जवाब दीजिएगा। R1 R2 R3 में करंट सेम है या डिफरेंट है, तो R1 R2 R3 में करंट सेम है। और जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, बोलिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई जब भी करंट सारे एलिमेंट के अक्रॉस R1 R2 R3 इन सबके अक्रॉस करंट जब सेम होता है तो इस कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब आपने ये सीखा कि अभी अगर मान लो आपको ये चेक करना हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या करेंगे, भाई आप उस सर्किट के अक्रॉस बैटरी या सेल लगा देंगे।
करंट पास होता हुआ देखेंगे, सारे एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम आया तो कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, सारे एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम आया तो सीरीज कॉम्बिनेशन। इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन की हेडिंग देते हैं, इसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा करना है कि इन तीनों को हटाना है और एक अकेला रेजिस्टेंस लगाना है। हम तीनों को हटाना चाहते हैं और एक अकेला रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं जो वैसा ही काम करे जैसा तीनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मतलब क्या, मतलब ये एक एग्जांपल समझना, एक तराजू, उसमें 1 kg 1 kg 1 kg के 3 सब्सटेंस रख दिए गए और 3 kg का एक सब्सटेंस रख दिया गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा? भाई इधर 3 kg इधर 3 kg, तो ये अकेला 3 kg का इन तीनों का इक्विवेलेंट है। भाई अकेला 3 kg का इन तीनों का इक्विवेलेंट है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? तो हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। तो आइए हम इन तीनों को हटा के एक अकेला लगाएंगे और एक अकेले के रेजिस्टेंस को हम लेंगे RS। RS मतलब सीरीज रेजिस्टेंस। यहां पे V और ये V, यहां से भी सेम करंट पास हुआ, I करंट पास हुआ, भाई I करंट, यहां से भी I करंट। अब देखिए I करंट आया, हम ओम्स लॉ से बात अच्छे से जानते हैं। भाई जब करंट यहां से गुजरा, समझना, यहां से गुजरा मतलब पास हुआ, रेजिस्टेंस है मतलब उसने करंट के फ्लो में अपोजिशन डेवलप किया। भाई टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन गए, मोशन हुआ, टक्कर हुआ मतलब अपोजिशन हुआ मतलब रेजिस्टेंस हुआ। तो यहां पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो डेवलप हुआ वो होगा V1 इक्वल टू किसे कह सकता हूं मैं, I इंटू R1। तो यहां जो ड्रॉप डेवलप हुआ, चेक कीजिएगा, वो है V1, यहां जो ड्रॉप डेवलप हुआ वो है V2 और यहां जो ड्रॉप डेवलप हुआ वो है V3। मतलब आप कह सकते हैं टोटल कितना था, बोलो भाई टोटल कितना था, तो टोटल V था। भाई टोटल कितना था, तो टोटल V था। कितनी जगह पे वो ड्रॉप हुआ, कितनी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, V1 V2 V3। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं टोटल ड्रॉप विल बी गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे ऐसा कहा जा सकता है। आइए आप समझिए इस बात को। ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, I इंटू RS। यहां चेक कीजिए, ओम्स लॉ से V1 करंट कितना पास हो रहा है, बोले भाई करंट कितना पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R1। वापस चेक करो, करंट कितना पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। तो देखो यहां पर V2 इक्वल टू कितना, I R2, और चेक करो V3 इक्वल टू कितना, तो V3 इक्वल टू I इंटू R3। तो हम क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में I RS इक्वल टू V1 के प्लेस पे I R1, V2 के प्लेस पे I R2, V3 के प्लेस पे I R3। अब समझना ध्यान से, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, अरे भाई कॉमन क्या निकल रहा है, I कॉमन निकल रहा है। तो मैं कह सकता हूं RS इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जब जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे, सुनना ध्यान से, जब जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट डायरेक्ट उनके सम के इक्वल होगा, तो उनका इक्विवेलेंट डायरेक्ट उनके सम के इक्वल होता। अब देखो बेटा ध्यान से, मान लो एक रजिस्टर है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, चौथा है R4, नेक्स्ट है आपके पास में लास्ट में जाते 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 Rn, और सबसे करंट सेम पास हो रहा है, बराबर, सबसे करंट सेम पास हो रहा है। तो बताइएगा ध्यान से, यहां से करंट पास हुआ I R1, I R2, I R3, I R4, I Rn। सेम प्रोसेस करके जब इनको हटाओगे तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस कितना, R2 प्लस कितना, R3 R4 डैश 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 डैश, टोटल मिला के कितना आएगा आपके पास में Rn। तो हम ये कह सकते हैं RS विल बी गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 Rn। यहां तक सभी को क्लियर है? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जो निकलेगा वो निकलेगा उनके सम के इक्वल। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, समझना ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है, भाई आपको बोला है 10 ओम है, आपको बोला है 20 ओम है, बराबर है, दोनों सीरीज में है। अब बोला आपसे बताओ सीरीज रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 ओम और 20 ओम का सीरीज रेजिस्टेंस कितना आएगा, बताओ तो कितना आएगा, 10 प्लस 20
तो 10 + 20 आ जाता है आपके पास में 30 ओम। ओके, तो 30 ओम विल बी आंसर। अब नोटिस कीजिएगा, अगर मान लो यहां पर ऐसा होता है ना, ये होता 10 ओम, ये भी होता 10 ओम, ये भी होता 10 ओम, इसे भी कहते हैं 10 ओम, और ये भी होता 10 ओम, लेकिन कितने टाइम्स, कितने टाइम्स, तो n टाइम्स। तो समझने पे ध्यान दें, अगर मान लीजिए केवल दोनों होते तो 10 + 10 कितना आता आंसर, बोलो भाई 10 + 10 आंसर कितना आता, तो 20 आता। मतलब केवल r और r होते तो r + r कितना आता, अगर 2 है तो 2r, अच्छा 3 है इक्वल, बोलो r + r + r, तो टोटल कितना आएगा 3r। भाई r + r 4 टाइम्स होते तो कितना आता 4r, 5 टाइम्स होते तो कितना आता 5r, 6 टाइम्स होते तो कितना आता 6r, तो बोलो n टाइम्स होंगे तो कितना आएगा nr। तो n टाइम्स होने पर ये आ गया nr। मतलब अगर n रजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो तो उनका रिजल्टेंट आता है nr। कितना आता है स्टूडेंट, nr। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में n इक्वल रजिस्टर कनेक्ट होने पर उनका रेजिस्टेंस nr से बताया जा सकता है। तो ये हमने अभी सीरीज कॉम्बिनेशन सीखा। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, देखिए क्या है। ये मान लीजिए 10 ओम, ये आपके पास है 20 ओम, और ये आपके पास है 30 ओम। देखिए 3 रजिस्टर है, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। अब इनके अक्रॉस आपने क्या किया, इनके अक्रॉस आपने 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी। 60 वोल्ट की क्या कर दी, बैटरी लगा दी। 60 वोल्ट की बैटरी लगाने पर आपको बताना है कि पहला इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा आपको समझाना है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 कितना होगा, V2 की वैल्यू कितनी होगी, और V3 की वैल्यू कितनी होगी। तीसरा आपको क्या बताना है, तीसरा आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स। तो वापस देखो, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल या सेल का ये पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट यहां से फ्लो होता हुआ बताया गया, करंट यहां पर एंटर हुआ, करंट यहां पर आया, करंट यहां पर आया। अब देखो तीनों में करंट सेम है डिफरेंट है, जवाब दो, तीनों में करंट सेम है डिफरेंट है, तो तीनों में करंट सेम है। और अगर जब भी करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। भाई जब भी करंट सेम होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह रहे होते हैं। ये आप जानते हैं कि जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में RS दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं RS इक्वल टू 10 + 20 + 30। अब चेक कीजिएगा 10 + 20 कितना आता है, तो 10 + 20 आता है 30, 30 + 30 कितना आता है, तो 30 + 30 16 ओम आता है। तो 30 + 30 विल बी गिवन बाय दैट इज इक्वल टू 60 ओम। ओके, अब ये 60 ओम आ गया। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 60, करंट हमें नहीं पता लेकिन ये 60 ओम है, तो करंट आ गया आपके पास में 60 डिवाइड बाय 60 दैट इज 1 एम्पियर। समझ में आई बात यहां तक, करंट यहां पर आ गया 60 डिवाइड बाय 60 1 एम्पियर। अब V1 तो आएगा I × R1, V2 चेक करो I × R2, V3 दैट इज इक्वल टू I × R3। तो नोटिस करो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू 1, पहला चेक करो R1 कितना है, चेक तो करो R1 कितना है, तो R1 है 10, तो टोटल मिला के जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा 1 × 10 दैट इज 10 वोल्ट। अब आगे चेक करो I × R2, I आपके पास में अवेलेबल है, R2 अवेलेबल है, तो I कितना है 1 एम्पियर, 1 × 20 और 1 × 20 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अच्छा 1 × 30, 1 × 30 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अब आप चेक करो बेटा 10 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट, इन तीनों का सम निकालो, तो 10 + 20 + 30 चेक करो भाई, 10 + 20 + 30 टोटल कितना आया, तो टोटल 60 वोल्ट आया। अब देखो हम इसको ये समझेंगे, यहां पर चेक कर लीजिए, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वक्त करंट तीनों का सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वक्त करंट तीनों का सेम था, करंट तीनों का सेम था, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ज्यादा होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यहां रेजिस्टेंस बड़ा किसका है,
तो रेजिस्टेंस 30 ओम का बढ़ा है, फिर 20 का है, फिर 10 का है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस हुआ? तो 30 के अक्रॉस हुआ। ये सीखने के बाद देखिए हम समझते हैं कि अगर इसे हमें ग्राफिकली समझाना हो तो किस तरह से समझाया जाएगा। देखो यहां पर मैं मानता हूं, बड़े वाले को मैं मानता हूं, छोटे वाले को मैं मानता हूं 0, छोटे वाले को मैं मानता हूं 0, तो मैं 0 से इस तरफ गया तो ये कितना आएगा? तो ये +60 आएगा। भाई यहां पे +60 है, तो देखो मैं इस तरह से तैयार कर लेता हूं, ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब क्या हुआ, यहां से यहां तक इस तरह से हम जहां जहां हम ड्रॉप की बात करेंगे वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की मैंने, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब समझने पे ध्यान देना। शुरुआत में एक बात बताइएगा, आप यहां से यहां तक हैं, ये देखो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, तो यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस है क्या? भाई यहां से यहां तक रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा, मतलब 60 होगा। तो यहां पे भी 60 होगा। ओके, तो मैंने यहां पे 60 कहा, यहां से यहां तक ट्रेवल करते जाएंगे तो 60 ही रहेगा। अब देखो पहले वाले के अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, चेक करो, पहले वाले के अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, मतलब 10 वोल्ट डिक्रीज हो गया। मतलब इस रेजिस्टेंस से यहां तक आप जब क्रॉस कर रहे हैं तो 10 वोल्ट डिक्रीज हो गया। बताइए यहां से यहां तक था 60, अच्छा उसमें से 10 कम हो गया, भाई 10 लेस हो गया, तो 60 - 10 कितना होगा बताइएगा? 60 - 10 कितना होगा? तो 60 - 10 होगा आपके पास में 50। ये आ गया ड्रॉप। अब देखो यहां से यहां तक कुछ है क्या? भाई यहां से यहां तक कोई कनेक्शन में रजिस्टर है क्या? तो कनेक्शन में रजिस्टर नहीं है। अच्छा कनेक्शन में रजिस्टर अगर नहीं है तो जो यहां पर पोटेंशियल है उसमें कोई चेंजेस लाने वाला है क्या? भाई यहां पर 50 है, बराबर है, यहां पर 50 है, लेकिन यहां से यहां तक उसके वोल्टेज को चेंज करने वाला कोई है क्या? कोई रजिस्टर लगा है क्या? नहीं लगा है। तो कोई चेंज आएगा क्या? तो चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो जितना यहां है उतना ही यहां तक होगा। अब देखो जैसे ही आप यहां पर बात किए, यहां पर तो 20 ओम से जाने के बाद में पोटेंशियल कितने से डिक्रीज होना है? भाई 20 ओम के जाने के बाद में पोटेंशियल कितने से डिक्रीज होना है? बोलो कितने से डिक्रीज होना है? तो 20 ओम के जाने से पोटेंशियल डिक्रीज होना है कितने से? 20 वोल्ट से डिक्रीज होना है, 20 वोल्ट से डिक्रीज होना है। तो 50 - 20, बोलो भाई 50 - 20 कितना होगा? भाई जवाब दो, 50 से 20 कम कर दो तो कितना होगा? तो वो 30 होगा। मतलब यहां से जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो यहां से आते ही इसका पोटेंशियल 30 पर आ जाएगा। ड्रॉप हुआ। अब वापस बताओ यहां से यहां तक कुछ है क्या? वापस चेक करके बताओ यहां से यहां तक कुछ है क्या? तो हम देख पा रहे हैं यहां से यहां तक कुछ भी अवेलेबल नहीं। भाई जब यहां से यहां तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, यहां से यहां तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर होगा, कोई चेंज करने वाला मौजूद नहीं है। अब देखो यहां 30 ओम है, अब 30 ओम है, यहां पे 30 था, अब यहां 30 ओम जैसे ही क्रॉस करोगे तो 30 में से 30 और लेस हो जाएगा, और 30 में से 30 लेस हुआ मतलब कितना आ गया? तो 30 में से 30 लेस हुआ, 30 - 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर हमने बोला, यहां पर जब आप आए 0, देखो ये 0 था तो यहां पे भी 0, ये 0 है तो यहां पर 0। तो चेक करो शुरुआत कहां से की? 60 से। कहां की तरफ गए? 0 की तरफ। सिस्टमेटिकली पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जब भी आप जाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में क्लोज सर्किट में जब भी आप जाते हैं तो पोटेंशियल लगातार कम होता जाता है, पोटेंशियल लगातार कम होता जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसमें जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होता है उसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा बड़ा होता है, जिसका रेजिस्टेंस छोटा होता है उसके अक्रॉस ड्रॉप छोटा होता है। अब हम सीखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन सीखने के बाद में एक और टाइप का अलग कॉम्बिनेशन पाया जाता है, और जिस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है आप सीखेंगे। देखो अभी आपने देखा था कि रेजिस्टर्स जिस तरह से कनेक्ट थे वो एंड टू एंड कनेक्शन अवेलेबल था, दैट वाज एंड टू एंड कनेक्शन। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है,
समटाइम इट हैपेंस लाइक दिस, ये आपके पास R1, फिर से आपके पास ये R2 और ये R3 आपके पास, ये मान लीजिए V वोल्ट है, ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है। अब समझना ध्यान से है ना, ये कॉम्बिनेशन किस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसमें क्या क्या हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या हम सीख पा रहे हैं समझिए। भाई पॉजिटिव से करंट निकला, करंट निकला तो करंट को कितने रास्ते मिले, बोलो भाई करंट को कितने रास्ते मिले, तो करंट को 3 रास्ते मिले। पहला रास्ता था I1, दूसरा रास्ता है I2 और तीसरा रास्ता है I3। करंट को 3 रास्ते मिले, पहला रास्ता I1, दूसरा रास्ता I2, तीसरा रास्ता I3। करंट 3 भागों में डिवाइड हो गया। इसको ऐसा समझो भाई, अगर मैं V की वैल्यू 10 वोल्ट लेता था, ऐसा समझ के चलो, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मेंटेन किया होता था, तो छोटे वाले को मैंने बोला 0, छोटे वाले को 0 बोला, बड़े वाले को क्या बोला बताना, जवाब देना। बड़े वाले को मैंने बोला +10, क्योंकि भाई आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो मतलब कहां से कहां जा रहे हो, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। +10 है, ये 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। आप समझना ध्यान से, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0। अब चेक करो बच्चों, मैं अगर कहता हूं कि ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस, अरे भाई मैं अगर कहता हूं कि ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस ये 10 है, ये 0 है, तो 10 - 0 कितना आएगा, बोलो भाई 10 - 0 कितना आएगा, सभी लोग जवाब दें। तो 10 - 0 10 आएगा। अच्छा ये वाली ब्रांच भी 10 पे, ये वाला पॉइंट भी 10 पे, तो 0 पे 10 - 0 कितना आएगा बोलो, तो 10 - 0 कितना आया, 10 आया। वापस देखो ये 10 पे और नीचे वाला ये पॉइंट 0 पर, तो 10 - 0 कितना आएगा, तो 10 - 0 अभी भी 10 ही होने वाला है। समझ में आ गई बात। तो मैं सीधे सीधे स्पष्ट कह सकता हूं यहां पे कि यहां हर ब्रांच के अक्रॉस क्या सेम आ रहा है। भाई 10 किसकी वैल्यू है, तो 10 पोटेंशियल की वैल्यू है। तो जब सारे ब्रांच के अक्रॉस या सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाए, क्या सेम आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो यहां पर एक वर्ड है पैरेलल, तो पैरेलल का कभी ये मतलब मत समझना कि पैरेलल मतलब हमेशा पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए नहीं। कभी कभी आपको पैरेलल दिखेंगे ही नहीं, तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको पैरेलल में दिखेंगे ही नहीं, तो भी वो पैरेलल में होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कभी भी मतलब ये नहीं कि सारे के सारे रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में दिखेंगे। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई यहां से करंट पास हुआ, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 मतलब V था, मैं चाहता हूं इन तीनों को हटाना और एक अकेला लगाना। वापस सुनना, मैं क्या चाहता हूं, इन तीनों को हटा दूं और एक अकेला लगा दूं। तो अकेला क्या कहलाएगा, अकेला कहलाएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट। भाई तीनों को हटाया, एक अकेला लगाया, तीनों को हटाया, एक अकेला लगाया, वो अकेला ऐसा होना चाहिए जो वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा ये तीनों मिलकर करते हैं। वो अकेला ऐसा होना चाहिए जो ऐसा वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा कि ये तीनों मिलकर करते हैं। तो आइए समझते हैं तीनों मिलकर क्या करते हैं। मैंने तीनों को हटा दिया, एक अकेला लगा दिया, अकेले को आरपी नाम दिया। और आरपी का मतलब क्या बोला, मतलब मैंने आरपी का मतलब बोला रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो ये आ गया आई आपके पास में और ये आ गया आपके पास में आई, ठीक है। ये आ गया आपके पास आई, ये आपके पास आई आ गया, करंट फ्लो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। देखो पहले वाले केस में देखो V इक्वल टू कितना, तो V इक्वल टू है I1 इंटू R1। वापस सेकंड केस में देखो, इसमें करंट कितना पास हो रहा है, I2, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह सेम है, V इक्वल टू IR2। थर्ड वाले में देखो V इक्वल टू कितना है, तो वो है IR3। अब देखो करंट आया कितना, करंट कितना आया I, अरे भाई आने वाला करंट कितना I, और जाने वाला करंट कितना, वो भी I, पर कितना, तो I के 3 पार्ट हुए। पहला पार्ट हुआ I1, दूसरा पार्ट हुआ I2, तीसरा पार्ट हुआ I3। भाई पहला पार्ट कौन सा, पहला पार्ट I1, दूसरा पार्ट कौन सा I2, तीसरा पार्ट कौन सा I3। बात समझ आई भाई, I1 I2 I3, I1 I2 I3। यहां पर हमने ऐसा किया। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IRP, तो इसे लिखा जा सकता है V इक्वल टू IRP, तो I कैन बी रिटर्न V अपॉन RP।
अब सोचो बच्चों, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आई के प्लेस पे, तो आई के प्लेस पे आप लिख सकते हैं वी अपॉन आरपी। बोलो भाई R1 के प्लेस पे, I1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो I1 के प्लेस पे लिख सकते हैं आप V अपॉन R1। बोलो भाई I2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं आप V अपॉन R2। I3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं V अपॉन R3। तो V अपॉन RP, V कॉमन निकला, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हर जगह से कॉमन क्या निकला बोलो, तो हर जगह से कॉमन निकला 1 अपॉन RP इक्वल टू, देखो V कॉमन निकल गया और V कैंसिल भी हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हम ये कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां तक समझ में आई बात सभी को? अच्छा, अगर 4 रजिस्टर होते तो क्या करते हैं, 4 होते तो क्या करते, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4। अच्छा 5 होते तो क्या करते, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5। अच्छा n होते तो क्या करते, n रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स होते तो हम करते 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन Rn। ओके, समझ में आई बात? अब सोचो अगर दोनों इक्वल होते, जैसे R प्लस R केवल 2 ही होते, 2 होते तो क्या लिखते, R प्लस R कितना आता, बोलो भाई कितना आता, R 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R तो कितना आता, 2 बाय R। वापस चेक करना, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R होता तो कितना लिखते, तो लिखते 3 बाय R। अच्छा 4 टाइम्स होता 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R तो कितना लिखते, तो लिखते 4 बाय R बराबर। वैसे अगर n टाइम्स होता, n टाइम्स होता, कितने टाइम्स होता, ये होता n टाइम्स, तो बोलो कितना लिखते, तो 1 अपॉन RP ये आता n अपॉन R, तो RP को सीधा सीधा लिखा जा सकता था R बाय n। यहां तक सभी को क्लियर है? RP को लिखा जा सकता था R बाय n। एवरीवन क्लियर? तो मैं कह सकता हूं RP कैन बी रिटन R बाय n। और देखो मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, जब हमने सीरीज पढ़ा था, याद करो अभी अभी हमने सीरीज पढ़ा था, सभी लोग रिकॉल करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर्स कनेक्टेड थे। देखना ध्यान से बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर्स कनेक्टेड थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर कनेक्टेड होने पर हमने क्या किया था, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर कनेक्टेड होने पर यह कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में nr रेजिस्टेंस आता है। और अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीखा, बोलो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीखा, हमने सीखा 1 अपॉन RP इक्वल टू n अपॉन R, तो R बाय n आता है, तो R बाय n आता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, ये आपको कई महाराष्ट्र सीईटी के एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर दोनों का रेशो निकाला जाए, RS बाय RP निकाला जाए, तो देखिए क्या होगा, NR बाय 1 R बाय n, तो NR बाय 1 इंटू n बाय R, R से R कैंसल, तो RS अपॉन RP इक्वल टू n स्क्वायर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन n स्क्वायर अपॉन RP। अब देखो बेटा, मतलब मैं कहता हूं सीधी सीधी बात कि आपको 3 रजिस्टर्स गिवन है, मान लो 10 ओम के 3 रजिस्टर्स गिवन है। कितने रजिस्टर गिवन है, 3 रजिस्टर गिवन है। तीनों को सीरीज में लगा दो, तीनों को सीरीज में लगा दो और तीनों को पैरेलल में लगा दो, तो बड़ा आंसर किसका आने वाला है, तो भाई तीनों को सीरीज में लगा दो और तीनों को पैरेलल में लगा दो, तो n स्क्वायर RP से देखो RS इक्वल टू हम सीधा कह सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू RP, तो RS कैन बी रिटन 9 टाइम्स ऑफ RP। मतलब अगर तीनों को हमने किस में लगाया, सीरीज में लगाया, तो चेक करना बच्चों 10 ओम, वापस से 10 ओम और वापस से चेक करना 10 ओम, ठीक है ना। तो RS सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, ये आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गया 30 ओम। ओके, तो 1 अपॉन RP कितना आता, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 दैट इज 3 बाय 10, तो RP आ जाता आपके पास में 10 बाय 3। अब चेक करना बच्चों, RS और RP का रेशो निकालो, तो RS है 30, RS कितना है 30 बाय 1 और ये कितना है 10 बाय 3, तो 30 बाय 1 इंटू 3 बाय 10, तो देखो आंसर 10 से 10 कैंसल, तो RS इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ RP। मतलब बात तो बराबर है, इधर से आप जाएंगे लंबा होगा, इधर से जाएंगे छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 3 रजिस्टर गिवन है, आपको उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो उनको कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए,
भाई 3 रजिस्टर गिवन है, 3 रजिस्टर गिवन है, उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए हमको, इक्विवेलेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो जब भी रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे? बोलो भाई, कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे, सीरीज या पैरेलल? तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, और अच्छा कम करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन? कम करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से किसी जगह पर रेजिस्टेंस को कम करना हो, भाई रेजिस्टेंस को कम करना हो तो पैरेलल में लगा देना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ा देना हो तो सीरीज में लगा देना पड़ेगा। तो आगे चल के ये जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल आगे चल के आप गैल्वेनोमीटर में और आगे चल के आप सीखेंगे अमीटर में, वोल्टमीटर में किस तरह से यूज किया जाता है। भाई गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ये अभी आपको है नहीं, आगे आने वाला है। जब गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको रेजिस्टेंस कम करने की जरूरत होगी, और रेजिस्टेंस कम करने की जरूरत होगी तो हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। जबकि आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, मतलब जब आप गैल्वेनोमीटर को कहां पे कन्वर्ट करोगे? वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते समय बच्चों ये बात ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं, हमें हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होगी, तब हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने की बात कर रहे होंगे। तो हमने सीरीज सीखा, पैरेलल सीखा। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल जो कई बार बोला जाता है, कई बार इस पर काफी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाती है एग्जामिनेशन में, और कई बार सर्किट को सॉल्व करते समय, कई बार रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करते समय ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यूजफुल होती है। होता ऐसा है कि मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ठीक है। अब 10 ओम रजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मेंटेन कर दिया। आपसे सीधा पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा। भाई आपके पास में R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू भी 10, तो 1/Rp को आप सीधे सीधे क्या लिख सकते थे? 1/R1 प्लस 1/R2। आप चेक करो दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है या अनइक्वल है? तो इक्वल है, इक्वल है तो सीधा 2/R, तो Rp इक्वल टू सीधा R/2। बेटा ये बात ध्यान रखना, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में या जब भी हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस गिवन हो तो 10/2 उनका जस्ट हाफ डायरेक्ट कर देना, दैट विल बी 5 ओम। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड हो तो उनका डायरेक्ट आंसर आता है हाफ, जस्ट हाफ। 10-10 होंगे तो जस्ट हाफ 5, 20-20 होंगे तो जस्ट हाफ 10, 50-50 होंगे तो जस्ट हाफ कितना? तो 25। आइए वापस समझिए, मान लो आपके पास एक रजिस्टर है R1 है, दूसरा रजिस्टर है R2 है, यहां से करंट पास हो रहा है I, यहां से ब्रांच में करंट आया I1, यहां से ब्रांच में करंट आया I2। आपको बताना है कि I1 की वैल्यू कितनी होगी। आपको क्या बताना है? I1 की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहां पे एंटर करते समय, वापस सुनना बेटा, यहां पर एंटर करते समय है ना, यहां पे जब करंट एंटर कर रहा है तो एंटर करते समय करंट की वैल्यू आई है, लेकिन इसको दो रास्ते मिले। भाई इसको दो रास्ते मिले, पहला रास्ता ये वाला, दूसरा रास्ता ये वाला। पहला रास्ता ये वाला, दूसरा रास्ता ये वाला। सभी को क्लियर है क्या? भाई पहला रास्ता ये वाला I1, दूसरा रास्ता ये वाला I2। तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा I इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। से यस नो? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? तो हाँ मैं लिख सकता हूं, I इक्वल टू लिख सकता हूं I1 प्लस I2। अब सोचो मैं इसको इक्विवेलेंट सॉल्व करके लिखता, तो सॉल्व करके लिखने पे आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो Rp सॉल्व करने पर आता R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना आता बच्चों? Rp आता R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मैंने लिख दिया कि ये बेसिकली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। अच्छा मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं इस सर्किट में कैसे भी करके मुझे I1 और I2 मिल जाए इन टर्म्स ऑफ I। मुझे क्या मिल जाए? I1 और I2 मिल जाए इन टर्म्स ऑफ I मिल जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसे I1 और I2 की वैल्यू को निकालना चाहता हूं। देखो V इक्वल टू कितना है? तो I इंटू R इक्वलेंट Rp। तो V इक्वल टू I, Rp कितना है? तो देखो R1 R2 अपॉन कितना है? R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास में V I R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मुझे चाहिए I1, और वो भी किस टर्म में चाहिए? I और I2 के टर्म में चाहिए। तो हाउ टू फाइंड I2, हाउ टू फाइंड I1 इन टर्म्स ऑफ I? तो बड़ा ही आसान तरीका है इसके लिए। आपने लिखा V इक्वल टू I इंटू RP, V इक्वल टू I RP, RP मतलब कितना आ गया आपके पास? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां पे लिखा जा सकता है
यहाँ I1 की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है? तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V इक्वल टू लिखा जा सकता है I1 R1, तो I1 सीधे सीधे लिखा जा सकता है V अपॉन R1, ठीक है ना। I1 सीधे सीधे लिखा जा सकता है V अपॉन R1 और I2 सीधे सीधे लिखा जा सकता है V अपॉन R2, ओके। और V हमने क्या निकाल लिया है, चेक करो भाई, हमने V क्या निकाला है। तो यहां नोटिस करो आप, I1 दैट इज इक्वल टू V बाय R1। I1 देखो V कितना है, V है I R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन R1, R1 R1 कैंसल, तो I1 इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय I, ओके। अब आइए I2 कितना होगा, तो I2 आपके पास होगा V बाय R2, तो 1 अपॉन R2 इंटू V की वैल्यू, बोलो V की वैल्यू कितनी है, तो वो है I R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा R2 से R2 कैंसल, I2 इक्वल टू R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय I, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल ऐसा है कि आपको न्यूमेरिकल ऐसा बोला गया है कि भाई ये रजिस्टर है 10 ओम और ये रजिस्टर है 30 ओम, ठीक है ना। ये रजिस्टर है 10 ओम, ये रजिस्टर है 30 ओम, इसको मैं कह रहा हूं R1, इसको मैं कह रहा हूं R2, यहां से आया 40 एम्पियर करंट I, आपको I1 भी बताना है और I2 भी बताना है, करंट कैसे डिवाइड होगा ये बताना है। तो सिंपल है, I1 निकालना है तो जिसमें करंट निकालना है उससे ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखो भाई, जिसमें करंट निकालना है उससे ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस, तो करंट किसमें निकालना है चेक करो, तो करंट इस वाली ब्रांच में निकालना है, बराबर है ना। जब करंट इस वाली ब्रांच में निकालना है तो इससे ऑपोजिट रेजिस्टेंस मतलब उससे पैरेलल 30, नाउ दोनों का सम 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना है 40, तो चेक करो, तो 30 10 प्लस 30 कितना आया, तो 10 प्लस 30 आ गया 40, 40 40 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 30 एम्पियर। भाई 30 एम्पियर आंसर आ गया, आया कितना 40, इधर कितना गया 30, तो इधर कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, जितना आएगा उतना जाएगा। भाई आया कितना 40, इधर कितना गया 30, तो इधर कितना जाएगा 10 एम्पियर, उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई इस ब्रांच से पास होने वाला करंट है I2 करंट इस ब्रांच से पास होने वाला, जिसमें पास होने वाला उससे ऑपोजिट डिवाइड बाय टोटल R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय करंट। सो I2 इस ब्रांच में पास होने वाला रेजिस्टेंस क्या है 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 40। अब चेक करो I2 इक्वल टू कितना आ गया, I2 इक्वल टू आ गया 10 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 40 कैंसिल हो गया तो 10 एम्पियर आंसर आता है। तो आपके पास में 10 एम्पियर आंसर आता है। तो हमने ये जो सीखा इस रूल को कहते हैं करंट डिवीजन रूल। कौन सा कहते हैं स्टूडेंट, करंट डिवीजन रूल। और आगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है नेटवर्क को। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।